नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी रूम में। तो आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पालमपुर में कृषि भूमि का विस्तार। उससे पहले हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे थे पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि भारत में और सारे जो गांव हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि पालमपुर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होता है कृषि और दूसरा होता है गैर कृषि। गैर कृषि में कौन कौन से कार्य आते हैं? तो गैर कृषि में आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर जो वाहन का प्रयोग किया जाता है, या फिर छोटी मोटी दुकानदारी जो होती है, तो ये सब आता है गैर कृषि कार्यों में। उसके बाद हमने पढ़ा कि उत्पादन के कौन कौन से कारक होते हैं। तो उत्पादन के चार महत्वपूर्ण कारक होते हैं। पहला होता है भूमि, जो कि एक फिक्स्ड कारक होता है या फिर स्थिर कारक जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है श्रम, उसके बाद आता है भौतिक पूंजी और फिर आता है मानव पूंजी। तो इन सभी के बारे में मैं डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि पालमपुर के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं और उसको कौन कौन से सीजन में उगाते हैं, जैसे कि राबी की फसल, खारिफ की फसल और उसके बाद गन्ने की फसल। तो ये तीन मुख्य फसलें पालमपुर के लोग उगाते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हरित क्रांति आने के बाद कौन कौन सी चीजें चेंज हुई हैं पालमपुर में, जैसे कि पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल ना करके HYV सीड्स का इस्तेमाल होने लगा, जिसे कि हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कहते हैं। उसके बाद जो गोबर से बनी हुई खाद थी उसका प्रयोग ना करके NPK फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने लगा, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट आए और हरित क्रांति के बहुत सारे फायदे भी थे और उसके कुछ नुकसान भी हमने देखे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पालमपुर में जो कृषि भूमि है उसका विस्तार किस हिसाब से हुआ है। तो हमने पहले ही ये देखा है कि ज्यादातर जो भूमि है वो उच्च जाति के लोगों के पास है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से उस भूमि का विस्तार हुआ है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि 150 परिवार जो कि दलित के हैं उनके पास कोई भी भूमि नहीं है। उसके पास 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से भी कम की भूमि है, इसलिए वो किसी न किसी अन्य काम की तलाश में रहते हैं। और 60 जो परिवार हैं वो हैं मध्य या फिर बड़े किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि है। ठीक है, तो हम जो भूमि का वितरण है वो 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो मध्यम और बड़े किसान, फिर उसके बाद ऐसे परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है और उन्हें कुछ और काम के लिए भी आसपास जाना पड़ता है, और फिर ऐसे लोग जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास कोई भूमि नहीं है या फिर 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, वो क्या करते हैं? तो वो कृषि श्रम करते हैं। कृषि श्रम क्या होता है? कृषि श्रम वो होता है कि आपके पास जितनी भूमि है आपने उसमें अपना फसल उगा ली, उसके बाद आप बड़े या फिर मध्यम वर्गीय जो किसान हैं उनकी भूमि में काम करने जाते हैं। तो ऐसे जो श्रमिक होते हैं उनको मजदूरी दी जाती है और उनका उस फसल पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है कि उनको मजदूरी दी जाती है, नगद में दी जाती है या फिर थोड़ा बहुत अनाज दे दिया जाता है, लेकिन उस भूमि पर जो अनाज निकलता है उस पर उन श्रमिकों का कोई भी अम, आप कह सकते हो कि हक नहीं होता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि पालमपुर में जो फार्म लेबर या फिर कृषि श्रम होता है वो कौन से लोग करते हैं और वो उनकी क्या दशा होती है। तो जो भी कृषि श्रमिक होते हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या तो मजदूरी करते हैं या तो एक फसल से दूसरी फसल तक मजदूरी करते हैं, या तो खेत में एक दूसरे के कृषि कार्य में या फिर अलग अलग जो भी जरूरतें होती हैं उस हिसाब से वो मजदूरी करते हैं। तो जो बड़े या फिर मध्यम वर्गीय किसान होते हैं वो उनको या तो सीजन के हिसाब से अपने यहाँ मजदूरी करा लेते हैं, और या फिर जैसे कि पूरे साल के लिए वो अपने खेत में उन्हें मजदूर रख लेते हैं, और जैसे जैसे कटाई का या फिर बुआई का सीजन होता है उस हिसाब से उन्हें पैसे देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अवधि होती है काम करने की वो तो इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि आपने
कितना काम किया, वो बस इस बात पे निर्भर करती है कि आपने किस सीजन में काम किया या फिर आपने कौन सा काम किया। जैसे कि कटाई या फिर बुआई का काम करेंगे तो उसके लिए अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसे ही हर कार्य करने में, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह अगर फसल पहुंचानी हो तो उसके लिए भी आपको अलग मेहनताना दिया जाएगा। तो इस चीज पे ये डिपेंड करता है कि आपकी रोजगार की अवधि क्या थी और आपने उस अवधि में कौन सा काम किया। ठीक है, कितनी मेहनत से आप काम कर रहे हो इस हिसाब से आपको जो श्रम है वो नहीं दिया जाता। उसके बाद जो कृषि श्रम है उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा, मतलब प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो भी श्रमिक हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जितना सरकार ने तय किया है न्यूनतम वेतन, उससे कम पे भी ये लोग काम करने को तैयार रहते हैं। इसलिए ये प्रतिस्पर्धा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनके पास अपनी जमीनें कम हैं और ये अपना गुजर बसर जो है वो कृषि श्रम से ही करते हैं। इसलिए ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और सरकार ने एक न्यूनतम वेतन हर दिन के लिए जो है फिक्स कर रखा है, उससे भी कम पे ये काम करने को तैयार रहते हैं, तो इसलिए इनका शोषण भी किया जाता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि खेती के लिए आवश्यक पूंजी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि कैपिटल हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नगद नहीं होगा तो आप किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट या फिर औजार नहीं खरीद पाओगे, आप कोई रॉ मटेरियल या फिर कच्चा माल नहीं खरीद पाओगे। तो इसलिए आपको पूंजी की व्यवस्था जरूर करनी होगी। और पूंजी की व्यवस्था कौन कर सकता है? जो बड़े या फिर मध्यम वर्गीय किसान होते हैं वही पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं खेती के लिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं और छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते। तो बड़े किसान जो होते हैं वो तो कई जगह से लोन भी ले सकते हैं, जैसे कि बैंकों से लोन ले सकते हैं वो, और इस प्रकार से पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। उसके बाद उनकी फसल भी जो ज्यादा होती है वो उसको बाजार में जाकर के बेच सकते हैं और उससे पैसे निकाल सकते हैं। तो उनके पास कई माध्यम होते हैं जिससे कि वो पैसों की व्यवस्था कर सके। बट छोटे किसानों के पास ऐसा नहीं होता है। छोटे किसानों को बैंक पैसा नहीं देता, फिर उन्हें मनी लेंडर या फिर साहूकारों के पास जाना पड़ता है पैसों की व्यवस्था करने के लिए। और जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो वो साहूकार क्या करते हैं, या तो उनकी जमीनें ले लेते हैं या फिर उनकी जमीनों पे जो अनाज पैदा हुआ है वो ले लेते हैं। तो इसके फलस्वरूप वो कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं और उनकी आने वाली पीढ़ी भी उसी कर्ज को उतारते उतारते आप कह सकते हो कि खत्म होने लगती है। तो ये था बड़े किसानों और छोटे किसानों में जो अंतर है पूंजी को लेकर के, कि बड़े किसान या फिर मध्यम वर्गीय किसान किसी भी तरीके से जो उनके खेतों में पूंजी लग रही है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन छोटे किसान ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मध्यम वर्गीय जो किसान हैं उनकी या तो सेविंग्स होती हैं या तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो बैंकों से कर्जा ले सकते हैं और उसका ब्याज भी बहुत कम रहता है। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि किसानों के सारे लोन्स को सरकार ने माफ कर दिया। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि किसानों के लोन्स को या तो माफ कर दिया जाता है या तो उनके ब्याज दर बहुत ही कम होते हैं। तो मध्यम वर्गीय किसान वो लोन लेकर के अपने खेतों में वो पूंजी लगा सकते हैं, बट छोटे किसान ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो सरप्लस होता है या तो जो अधिशेष बचता है उसका क्या किया जाता है। तो जैसे कि बड़े किसान जो होते हैं वो जितना भी गेहूं या चावल उगाते हैं, जो उनके परिवार में उपयोग होने वाली चीजें रहती हैं उसको वो निकाल के रख लेते हैं और जो शेष बचता है उसे बड़े किसानों को या फिर मंडियों में जाकर के बेच देते हैं, जिससे कि उन्हें पैसा मिलता है और वो पैसों को अपनी बाकी की जरूरतें पूरा करने में यूज कर लेते हैं। जो मीडियम साइज के किसान होते हैं या फिर मध्यम वर्गीय किसान होते हैं वो उन बचे हुए पैसों से जो कि वो बाजार में बिक्री करके कमाते हैं उससे अपना कर्ज चुका सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उनके पास जो पैसा होता है, जो फसल होती है वो केवल अपना पेट भरने के लिए ही हो पाती है। बाकी अगर कभी ऐसी फसल हो गई जो उन्होंने बाजार में बेचा तो वो उसे कर्ज चुकाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी आगे की जरूरतें उस पैसे से पूरा नहीं कर पाते।
तो ये आप जान रहे हैं कि बड़े, मध्यम वर्गीय और छोटे किसानों में पालमपुर में कौन-कौन से अंतर हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि पालमपुर में गैर कृषि कौन-कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले अगर गैर कृषि क्रियाओं की बात करें हम, तो होती है दुकानदारी। तो गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत जो गांव की आबादी है उसमें केवल 25% लोग आते हैं और बाकी सब कृषि क्रियाएं करते हैं। तो ऐसे 25% लोग कौन कौन सी चीजें करते हैं? तो या तो ये डेयरी चलाते हैं, या तो ये दुकानदारी करते हैं, या तो ये परिवहन चलाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाना हो वैसा कार्य करते हैं, या तो लघु विनिर्माण या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं, ये बस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोहार का जो काम होता है या फिर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इन्हीं को हम गांव की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह रहे हैं। तो आइए एक एक करके सारी चीजें हम गैर कृषि कार्य देख लेते हैं। तो डेयरी में क्या होता है कि खेती के बाद डेयरी एक प्रचलित क्रिया है और लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारे पशुओं को पालते हैं, गाय और भैंसों को, और वो जिस हिसाब से वो चारा खाती हैं उन्हें चारा खिलाते हैं और उसका दूध निकाल करके फिर उसको गांव में बेचते हैं या फिर बड़ी डेयरियों में लेकर के जाते हैं। और पालमपुर में क्या होता है, तो पालमपुर में दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है, जहां शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है। तो क्या होता है कि जितने भी लोग डेयरी का काम कर रहे होते हैं, वो अपने अपने घर से दूध को ले जाते हैं शाहपुर रायगंज में, और रायगंज के जो किसान होते हैं वो उसको शाहपुर शहर ले जाते हैं और वहां पे ये जो दूध है उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको ठंडा किया जाता है, ताकि उसे और बाकी की शहरों तक पहुंचाया जा सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दूध को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए दूध को ठंडा करना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको एक वाहन का भी इस्तेमाल करना होता है, ताकि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकें उसी टेम्परेचर पे। तो पालमपुर में ये काम भी किया जाता है। उसके बाद पालमपुर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत यहाँ विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि घरों में ही छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं, जैसे कि कुम्हार बर्तन बनाते हैं, लोहार लोहे का काम करते हैं, या फिर कुछ लोग कपड़े का भी काम करते हैं, तो जैसे रुई से वो कपड़ा बना रहे हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो लघु स्तरीय विनिर्माण की कार्य होते हैं वो पालमपुर में किए जाते हैं, और श्रमिकों को कभी कभार किराए पर भी लिया जाता है, मतलब 1-2 श्रमिकों को उसमें और इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं दुकानदारी पे। दुकानदारी में क्या होता है, दुकानदारी में कुछ लोग जो हैं वो वस्तु विनिमय यानी ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में काम करते हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं जिसमें कि रोजमर्रा की चीजें कैसी हुई, जैसे कि मान लीजिए आप दूध का पैकेट हो गया, छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट हो गए, तो ये सारी चीजें रहती हैं। और वो शहरों के थोक बाजार जो होते हैं, होलसेल मार्केट जिसे कहते हैं, वहां से सारी चीजें खरीद करके लाते हैं और यहाँ पर उसको वाजिब दाम में बेचते हैं। ठीक है। उसके बाद जो लोग बस स्टैंड के निकट रहते हैं वो अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल लेते हैं जहां वे खाने की चीजें बेचते हैं। तो बस स्टैंड या फिर स्टेशन के सामने जो लोग रहते हैं वो अपने ही घरों में ही छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं और वहां पे वो खाने पीने की चीजें भी दे सकते हैं या फिर ऐसी कोई चीजें दे सकते हैं जो यात्रियों के काम आती हो। तो ऐसी छोटी छोटी दुकानें हम देश के बाकी सारे गांवों में भी देख सकते हैं और पालमपुर में भी देखते हैं। उसके बाद और जो अवसर आ रहे हैं उस गांव में, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो स्मॉल स्केल कंप्यूटर क्लासेस या फिर लघु स्तरीय कंप्यूटर कक्षाएं भी
अब आने लगी हैं, लोग कंप्यूटर साइंस की डिग्रियां लेने लगे हैं, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। तो हाई स्कूल के छात्र जो कंप्यूटर क्लासेस हैं उसको लेते हैं, और जो प्रौद्योगिकी का गांव है उसमें ये एक प्रवेश का प्रतीक बन गया है। मतलब कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए किसी भी डिग्री को करने से पहले, और बच्चे जो हैं अब वो कंप्यूटर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है उन्हें, और इससे वो ये सोचते हैं कि जो उनका भविष्य है वो ज्यादा समृद्ध होगा कंप्यूटर सीखने से, और ऐसा होता भी है। आप बहुत सारी अगर कंप्यूटर की क्लासेस आपने की हैं तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल सारी चीजें जो हैं वो कंप्यूटर पे ही ऑपरेट की जाती हैं। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहता है जो बच्चे स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर क्लासेस कर लेते हैं। तो पालमपुर में ये एक नया अवसर आया है जो कि कंप्यूटर क्लासेस वहां पर अभी छोटे ही स्तर पर लेकिन चलाई जा रही हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि परिवहन से कैसे डेवलपमेंट होता है, या फिर आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज अगर पहुंच रही है तो वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो जो पालमपुर में सड़कें बनी हुई हैं उसमें कई प्रकार के वाहन चलते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला हो गया, टांगे वाले हो गए, या फिर ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया। इससे फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास कोई एक इक्विपमेंट या फिर मशीन है और उसका कोई औजार जो है वो गांव में नहीं मिल रहा है, तो अगर आपके पास वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो वो मशीन आपकी कई दिनों तक खराब पड़ी रहेगी, और इससे आपके प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा गिरावट आएगी। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास वाहन की सुविधा उपलब्ध है तो उस औजार को आप तुरंत शहर से या फिर किसी बड़े कस्बे से मंगा सकते हैं, और उस मशीन को तुरंत ठीक किया जा सकता है, जिससे कि प्रोडक्शन में या फिर उत्पादन में कोई बाधा नहीं आएगी। और वाहन का प्रयोग और किस लिए किया जाता है, ताकि एक सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके, या फिर एक व्यक्ति को दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। तो आप ये कह सकते हो कि सामाजिक जुड़ाव के लिए भी परिवहन बहुत ही ज्यादा विशेष भूमिका निभाता है यहाँ पर। ठीक है, जो भी रिक्शे वाले या फिर जो भी तांगे वाले होते हैं वो अपनी सेवाओं को देने के बाद हमसे पैसे लेते हैं। ठीक है, अब आइए एक प्रश्न देख लेते हैं। तो पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की है? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले तो बिजली आने से हम क्या कर सकते हैं, हम इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, हम खेतों को सींच सकते हैं, सिंचाई की जो व्यवस्था है उसे हम अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही ट्यूबवेल चलेंगी, रहट भी इलेक्ट्रिसिटी से ही आजकल चलाया जाता है। तो बिजली के प्रसार से हम सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था पूरी उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा होगा। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, बिजली का अगर प्रसार रहेगा तो हम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चला रहे हैं उसको भी बढ़त मिलेगी। जैसे कि अगर हम कोई कॉटन की मिल चला रहे हैं और उसमें हमें बिजली की जरूरत है, तो अगर बिजली का प्रसार हमारे पास रहेगा तो वो इंडस्ट्री ज्यादा देर तक चल सकेगी और उसका भी उत्पादन बढ़ेगा। और तीसरी चीज, जैसा कि आपने देखा कि दूध को ठंडा करना पड़ता है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, तो इसके लिए भी हमें बिजली की आवश्यकता होगी, ताकि फ्रिज काम कर सके और दूध ठंडा रह सके, वरना वो खराब हो सकता है। तो बिजली के प्रसार से बहुत सारी चीजों में सुविधा मिलती है, और इस प्रकार से पालमपुर वासियों की मदद होती है। और कोई प्रकार अगर आपके दिमाग में सूझ रहा हो कि और किस तरह से उनको मदद मिल सकती है, तो प्लीज हम अगली क्लास में इसे जरूर डिस्कस करेंगे। आप अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं। मझौले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? तो मैंने आपको लगातार जब हम क्लास पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया कि मध्यम वर्गीय और बड़े किसान कैसे अपनी कृषि से पूंजी प्राप्त करते हैं। वो जितना भी अपना फसल का उत्पादन करते हैं उसमें से थोड़ा अपने परिवार के जरूरतों के लिए रख लेते हैं,
और बाकी वो बाजार में बेच देते हैं। बाजार में बेचने से उनके पास पैसा आता है और उनके पास जमीनें भी बड़ी हैं, इसलिए उनका उत्पादन छोटे किसानों से ज्यादा होता है, इसलिए उनको इससे पूंजी प्राप्त होती है। छोटे किसानों को क्यों नहीं प्राप्त होती है? इसीलिए नहीं प्राप्त होती है क्योंकि उनके पास कम जमीनें हैं और वो जितना भी उत्पादन करते हैं वो केवल अपनी परिवार के भरण पोषण में ही लग जाता है, इसलिए उनके पास कुछ राशन बचता नहीं जो कि वो बाजार में बेच सके। दूसरी चीज क्या है, बड़े और मंझौले किसानों को जो भी पूंजी की प्राप्ति अगर खेती से पहले होती है तो वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं और वो भी बहुत ही कम दरों में लोन मिल जाता है। लेकिन छोटे किसानों को कहाँ से लोन लेना पड़ता है? मनी लेंडर्स से लोन लेना पड़ता है और फिर उसके बाद जो उत्पादन होता है वो उनके लोन चुकाने में ही लग जाता है, जिनकी की ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, पहला और दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करें। तो ये हमने सेकेंड क्लास में पढ़ा था। एक ही भूमि पर अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, मतलब एक ही साल में हम 2 फसलें उगा सकते हैं, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया था खरीफ और रबी की फसल। और पालमपुर में लोग गन्ने की फसल भी उगाते हैं और देश के काफी सारे अलग अलग राज्यों में कपास और आप कह सकते हो और भी कई सारी जैसे कि चाय, तो ये सारी फसलें भी उगाई जाती हैं। उसके बाद उदाहरण में आप यही लिख सकते हो कि पालमपुर में ये 3 फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ के मौसम में खरीफ की फसलें, राबी के मौसम में राबी की फसलें और गन्ने की फसल। तो इससे हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? तो हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज की मदद ले सकते हैं, जैसे कि हम जो ट्रेडिशनल बीज हैं या फिर जो हम पहले बीजों का इस्तेमाल करते थे उसके पारंपरिक बीजों के अलावा हम HYV सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं HYV सीड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद NPK फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इरिगेशन फैसिलिटी को हमें दुरुस्त करना होगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं उसी भूमि में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो और कोई अगर आपके दिमाग में कोई और अलग तरीके आए तो वो मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। गांव में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं ताकि हम जो भी उसका उत्पादन हो रहा है उस पर हम प्रकाश डाल सकें और हम ये जान सकें कि बाकी के गांव में भी वैसी क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं। हमने ये भी पढ़ा कि पालमपुर के पड़ोस में एक बड़ा सा गांव और कस्बा है जो कि सड़कों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अधिकांश घरों में बिजली की सुविधा है और जिस वजह से जो सिंचाई प्रणाली है यहाँ पे वो काफी विकसित है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और क्या पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा कि उत्पादन के कौन कौन से कारक होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, तो ये सारे उत्पादक के कारण होते हैं और हमें ये याद रखना है कि भूमि एक स्थिर कारक होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि 75% लोग जो हैं वो कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं पालमपुर गांव में, और बाकी के जो 25% के लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों में जुड़े हुए हैं। अब हम कृषि को उतनी ही जमीन में उसका उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी हमने पढ़ा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बहुविध फसल प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम HYV सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम केमिकल या फिर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी की जो 25% की आबादी है वो गैर कृषि कार्य कर रही है, जैसे कि डेयरी हो गया, दुकानदारी हो गया, परिवहन हो गया और लघु विनिर्माण के कार्य हो गए। तो ये सारी चीजें बाकी के
25% लोग वहां पर कर रहे हैं। तो ऐसे हमने अपना पहला चैप्टर खत्म किया। आई होप आप सभी को ये लेसन पसंद आया होगा। ऐसे ही हम बाकी के सारे लेसन कंप्लीट करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और या फिर आपको कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।